हम लोग जो है हमारे JKSSB कांस्टेबल का जो फर्स्ट यहाँ पर टॉपिक दिया गया है फ्रीडम स्ट्रगल, उसको स्टार्ट करेंगे। फ्रीडम स्ट्रगल का मतलब क्या होता है और क्या पढ़ना है इस हिस्ट्री जो हम पूरी यहाँ पर पढ़ते हैं, वो तीन पार्ट में डिवाइडेड। एक तो आती है एंशंट, एक आती है मिडिवल, और तीसरी आती है मॉडर्न। एंशंट हिस्ट्री वो टाइम पीरियड है जो कि स्टोन एज से स्टार्ट होता है। स्टोन एज का मतलब वो टाइम पीरियड, इतना पुराना टाइम पीरियड है जो कि जब इंसान की उत्पत्ति, ओरिजिन जस्ट स्टार्ट हुआ। आइस थी और स्टोन था, बस इतना ही नॉलेज थी किसी ह्यूमन को। स्टोन एज से लेकर के पूरा गुप्ता पीरियड तक जो आप पूरी स्टडी करते हो, उसे हम लोग एंशंट हिस्ट्री में क्लासिफाई करते हैं। फिर इसके बाद जब आप यहाँ से इसके आगे बढ़ते हो और जब देखते हो कि इंडिया में मुस्लिम इन्वेजन हुआ था, अरब का इन्वेजन हुआ था, वहां से लेकर के अरब इन्वेजन से लेकर के पूरा मुगल्स तक जो आप स्टडी करते हो, उसे हम लोग मेडिवल्स कहते हैं। इसमें बहुत पोर्शन और भी है, मतलब बहुत डिटेलिंग है, लेकिन मैं आपको वो बता रही हूँ कि अभी आपको पढ़ना नहीं है ये वाली चीजें, आपको बेसिक फ्रीडम स्ट्रगल मॉडर्न पे फोकस करना है। लेकिन इंडिया में जब मुगल्स का टाइम पीरियड चल रहा था, जहांगीर का टाइम पीरियड था, औरंगजेब का टाइम पीरियड था, तब इंडिया में एंट्री होती है कुछ यूरोपियंस की। यूरोपियंस वो लोग हैं, वो कंट्री के हैं जो यूरोप से बिलोंग करते हैं। और यूरोपियंस में भी 5 यूरोपियन भारत आते हैं। धीरे धीरे करके इन लोगों की एंट्री इंडिया होती है। सबके अलग अलग पर्पस थे, सबके अलग अलग तरीके थे आने के, पर एक कॉमन पर्पस सबका था, ट्रेड करना इंडिया में। ये सभी लोग ये चाहते थे कि इंडिया में जितना भी यहाँ पर हम ट्रेड कर ले, उससे हमें बहुत फायदा मिलेगा। उस ट्रेड को जितना बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा चीजें बढ़ती जाएंगी, तो ट्रेड के लिए उनका सबसे बड़ा फोकस। तो यूरोपियन सारे इंडिया आते, और उन यूरोपियन से हम लोग कैसे छुटकारा पाएंगे, उनसे हम कैसे अपने आप को बचा के आगे बढ़ेंगे, वो पूरी जो स्टोरी है ना, वो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल कहलाती है, जो हम लोग एंशियंट ये मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ने। ये है पूरी हमारी फ्रीडम स्ट्रगल। तो वो मैं आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगी, जिसे हम फ्रीडम स्ट्रगल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक ही वही है, और मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करने में ही अपने आप में ही हम लोगों को करीब करीब आराम से जो है 20 से 25 दिन लग जाएंगे अकेले मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करने में। लेकिन उससे फायदा ये होगा कि मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करते करते और बहुत सारी चीजें आपकी साइड बाय साइड कंप्लीट हो जाएंगी, बिकॉज टॉपिक इस तरीके का है, ये इसमें काफी सारे और फैक्चुअल डिटेल्स भी कवर हो जाए। तो उसकी टेंशन मत लेना, मैं आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगी। इसके अंदर कैसे करना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, जितना, मतलब आप ये मान के चलो कि जितना मैंने आपको क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री करा दी, फ्रीडम स्ट्रगल करा दिया, उससे बाहर नहीं पढ़ना है। नोट्स मिलेंगे, नोट से पढ़ाई करनी है, प्लस साथ बाय साइड जो मैं क्लास में लिखवा रही हूँ वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जो एक क्लासरूम के नोट्स है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं होता है। किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाओ, हमारे में जाओ, कहीं और जाओ, मैं आपको फॉर लाइफ ये बात बता रही हूँ, जब तक आप स्टूडेंट हो। जैसे ही कोई स्टूडेंट होता है उसके लिए ये नोट्स तो काम के होते हैं, मैं मना नहीं कर रही, नोट्स का काम नहीं, पर इन नोट्स के साथ साथ बहुत जरूरी होता है कि क्लासरूम के नोट्स भी आपको लिखने, क्योंकि क्लासरूम में ना जो फैकल्टी जब पढ़ा रहा होता है ना, तो पढ़ाते पढ़ाते हम लोग इतना जो है पढ़ाने में खो जाते हैं कि हम बहुत एक्स्ट्रा चीजें बताते हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा चीजें बताई जाती है ना, वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को भी वो एक्स्ट्रा चीजें जो है ना, वो दिमाग में रखनी है, उनसे बहुत सवाल पूछते हैं। ठीक है भाई, बात समझ गए ये वाली। तो आप लोगों को इन चीजों को ध्यान रखते हुए पढ़ना है। तो क्लासरूम के नोट्स बहुत ज्यादा जरूरी है, नोटबुक और लिख लिख के आना ही आना है। मैं तो इतना ज्यादा लिखवाने वाली हूँ आपको कि आप तंग हो जाओगे लिख लिख के। पर नो जो है मेरा पढ़ाना खत्म नहीं होगा, क्योंकि इतने सब लिखवाने वाली हूँ आपको। ठीक है, तो अभी मैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का टॉपिक आज आपको स्टार्ट करा रही हूँ, जिसमें मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि हम लोगों से यूरोपियंस के केस में, जो जो इंडिया में आए थे, उन्होंने क्या क्या इंडिया में चीजें करी हैं, उनमें क्या क्या फैक्चुअल्स उन्होंने करवाए हैं, वो सब चीजें हम लोग यहाँ पे कवर करें। तो मेरे साथ आप सभी लोग यहाँ पर अपनी हेडिंग बना लो इस चीज की, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, जहाँ भी अपने नोट्स बना रहे हो वहां पे। हाँ भाई, जो भी क्लास रहेगी वो इस तरीके से लाइव जो आप पढ़ रहे हो वो रहेगी, और उसी का रिकॉर्डेड भी आपको मिलेगा। और अगर आप इनकेस मान लो किसी दिन लाइव क्लास नहीं ले पाए, कोई इमरजेंसी है, तबीयत खराब है, नेट नहीं चल रहा है, कहीं जाना पड़ता है, तो या फिर कहीं पर वर्किंग हो, तो उस केस में आप लोगों को पूरा जो नोट्स रहेंगे वो रिकॉर्डेड यहाँ पर मिल जाएंगे। तो क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है आपको पूरा प्रोवाइड कराना, तो वो आपको मिल जाएगी चीज। ठीक है, तो वो भी मिल जाएगा आपको सारा। चलो, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर।
एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का। देखो भाई, एक सीधा मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है कि इंडिया में यूरोपियंस आए क्यों थे, उनका क्या ऑब्जेक्टिव क्या था इंडिया में आने का। सबसे पहली चीज, वो ट्रेड करना चाहते थे। और ट्रेडिंग के लिए उन्होंने इंडिया ही क्यों चूज करा, और कंट्रीज क्यों नहीं चूज करी, और अभी चूज क्यों किया, उससे पहले क्यों नहीं आए वो इंडिया में। ये भी तो कुछ रीजंस होंगे ना। तो इसके पीछे बड़े इंटरेस्टिंग से कुछ कारण है। इस इंटरेस्टिंग से कारणों को आपको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक मैप समझना पड़ेगा। ठीक है, एक मैं आपको मैप लगा रही हूँ, उस मैप को समझोगे अपने आप सारी स्टोरी समझ में आ जाएगी कि उन्होंने ऐसा किया क्यों। मैं आपको एक मैप लगा रही हूँ। ठीक है, एक मिनट दो, मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रही हूँ मैप। उसको देखोगे कि भाई इंडिया में इस तरीके से उन्होंने करने की कोशिश क्यों करी, उनको ऐसा क्या इंडिया से लगाव हो रखा था कि वो इंडिया में ही क्यों आए, या फिर उनको इंडिया में अब आने की जरूरत क्या पड़ी, कोई तो कारण होगा ना उस चीज का। वो कारणों को और वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ, मैं आपको मैप लगा के यहाँ पे दिखा रही हूँ। ठीक है, सबकी नजर जो है वापस से स्क्रीन पे आ जाए, मैं शेयर कर रही हूँ यहाँ पे स्क्रीन को फिर से। ठीक है, सामने देखो भाई स्क्रीन पे सब लोग, ये देखो भाई यहाँ पर। ठीक है भाई, ये देखो इधर, ये है वो यूरोपियन पीपल जो इंडिया आए थे। ये है पूरा यूरोप, मैप देखो अच्छे से, और अपने फोन में जूम कर लो, आपके जूम में भी जूम हो जाएगा अच्छे से। ये है वो लोग जो इंडिया आते हैं। ये रहा पोर्चुगल, ठीक है, जो पुर्तगाली है, पोर्चुगल लोग। मैं और जूम कर रही हूँ मैं आपको। ये लोग हैं पोर्चुगल, फ्रांस, ये रहा फ्रांस, ये रहा यूके, मतलब यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम, जिसमें इंग्लैंड भी आता है एक हिस्सा। ठीक है, ये सब लोग हैं, और ये है हमारा इंडिया। असल में क्या होता है ना कि पहले के टाइम पे ये डिस्कवरी नहीं हुई थी कि अर्थ जो है ना वो गोल दिखता है। बाद में ये डिस्कवरी हो गई कि अर्थ जो है वो एक गोल है, स्फेरिकल शेप में आ गया है। और सबसे पहली डिस्कवरी स्पेन ने करी। यहाँ पे सामने देखो भाई, स्पेन, उसने ये डिस्कवरी करी सबसे पहले। ठीक है, तो ये डिस्कवरी जैसे ही हो गई कि भाई अर्थ जो है वो गोल तरीके से रहता है, अर्थ जो है इस तरीके से है, तो ये चीज को डिस्कवर करने के बाद ना बहुत हलचल मच गई पूरे वर्ल्ड में। तो सबने सोचा कि भाई जो ये वाला रास्ता है, यहाँ देखो इस तरफ टर्की, ईरान, इराक, सीरिया, ये जो है ना, इस पूरे को हम मिला जुला के क्या नाम से जानते हैं आज के टाइम में, इसे हम कहते हैं मिडल ईस्ट। इस मिडल ईस्ट में ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। इस मिडल ईस्ट में हुआ क्या, यहाँ पर इस मिडल ईस्ट में बहुत सारे जो भी एम्पायर हुआ करते थे वो टूट करके एक मेन एम्पायर था वहां पर। उस एम्पायर का नाम हुआ करता था ओटोमन एम्पायर। पहले स्टोरी समझना, लिखवाऊंगी मैं बाद में। ओटोमन एम्पायर था वो। ओटोमन एम्पायर जो ये पूरे रीजन में एग्जिस्ट करता है ना, उन्होंने सारे ट्रेडिंग रूट्स को बंद कर दिया। उन्होंने सारे ट्रेडिंग रूट्स को क्लोज करके ना आने जाने का रास्ता सारा चेंज कर दिया। तो उसी समय ये डिस्कवर हुआ कि अर्थ तो गोल है। तो इंडिया और जो ये पोर्चुगल, स्पेन, फ्रांस, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, उन्होंने डिसाइड करा कि अगर एक रास्ता नहीं है जाने का उस तरफ, तो कोई और दूसरा रास्ता होगा जाने का, क्योंकि गोल है ना। अगर आप एक रास्ते से नहीं जा पा रहे तो आप दूसरे रास्ते से चले जाओगे, क्योंकि जो स्फेरिकल चीज होती है उसमें तो आप इजिली जा सकते हो। तो इस वाले रीजन में ये वाला सी कौन सा है जो आप ये सामने देख रहे हो, ये इस तरीके का, ये जो सी है मैं बना रही हूँ सामने, ये सी का नाम है मेडिटरेनियन सी। ठीक है, और ये जो सी आप देख रहे हो ना, ये वाला, थोड़ा और जूम करके भी दिखाऊंगी मैं आपको, ये सी, इस सी का नाम है रेड सी। और इसी के बीच में रास्ता जो दोनों को ज्वाइन कर रहा है, मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को ज्वाइन करने वाले का नाम है सुएज कैनाल। क्या नाम है इसका, सुएज कैनाल। तो नहीं होगा आपने बहुत अच्छे से नाम सुएज कैनाल का। तो ये सब रास्ते जो है ना बहुत ज्यादा बंद कर दिए गए थे ओटोमन एम्पायर। ओटोमन एम्पायर ने ये चीजें क्लोज कर दी, और यहाँ पर जो क्लोज कर दिया, अपनी अपनी थोड़ी सी उन्होंने ये चीज ज्यादा दिखाई, क्लोज कर दिए रास्ते। और दूसरा साथ साथ उन्होंने ये भी कर दिया कि जो भी यहाँ से शिप जाया करेगी उसको भारी भरकम टैक्स पे करना पड़ेगा। उन्होंने टैक्सेशन भी बहुत इंक्रीज कर दी, टैक्सेशन इंक्रीज कर दी। ठीक है, तो सबका ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। जैसे आप मान लो अगर कोई कंट्री जो है कोई भी दादागिरी करे और गलत चीज कर दे, तो यार हमारे लिए तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो वही चीज उस समय हो गई, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आ गई। तो ट्रेडिंग ब्लॉक हो गया। उसी समय पोर्चुगल के एक लीडर थे, उन्होंने डिसाइड करा कि हम शिप लेकर के रास्ता एक्सप्लोर करने के लिए भेजेंगे। और पोर्चुगल की नेवी बहुत अच्छी है, क्योंकि पूरा है ही वो नेवी का ही तो पार्ट है, पूरा आइलैंड है पूरा।
तो यहाँ पर उनकी नेवी भी काफी अच्छी थी। तो उन्होंने ये चीज डिसाइड करी कि हम लोग जो है दूसरे रास्ते खोजना शुरू करें। तो नए नए रास्तों को खोजने के लिए एक पर्सन इंडिया आते हैं जिनका नाम है, आप देख सकते हो, मैं आपको यहाँ पे स्टोरी बता देती हूँ। ये है भाई इधर, यहाँ देखेंगे सामने, देखो भाई इधर, ये है नाम, पोर्चुगीज सेलर, उसका नाम है बोर्थोल्यूमस डियास। ये पर्सन सबसे पहली बार आया अपनी शिप लेकर के, और ये पर्सन जो है इसने एक रास्ता डिस्कवर कर लिया। कहाँ तक डिस्कवर कर लिया? साउथ अफ्रीका तक भाई इन्होंने अपना रास्ता को डिस्कवर कर लिया। इन्होंने बोला कि एक रास्ता नया निकाला है कि यहाँ से जाया जा सकता है। कैसे? अब यहाँ देखो मैप में, सामने देखो सब लोग, मैंने मैप फिर से शेयर किया, सामने देखो, अभी समझ में आ जाएगा क्या है। ये देखो, इन्होंने डिस्कवर करा कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस तरीके से यहाँ पर लेके आएंगे। एक मिनट रुको, मैं इसको और दिखा देती हूँ। इसमें ये, हाँ अब आ गया इधर। यहाँ देखो, ये है पोर्चुगल। ठीक है, पोर्चुगल अपनी शिप को लेकर के ये पूरे अटलांटिक ओशन से होते होते, अटलांटिक ओशन से होते होते वो पूरा साउथ अफ्रीका तक पहुंच जाता है। यहाँ तक इस रूट को वो डिस्कवर कर लेता है। सबसे पहली बार इस रूट को डिस्कवर करने वाला पर्सन यही था। ठीक है, तो यहां तक डिस्कवर करके ये पर्सन वापस चला जाता है। ये पूरा इंडिया नहीं आता, ये वापस निकल लेता है। ये इस बात की खुशी बताने के लिए वहां पे पोर्चुगल का जो राजा था, किंग, उस किंग के पास चला जाता है कि भाई ऐसा ऐसा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है इस जगह का नाम, जहां तक ये शिप आई थी उसका नाम रख दिया जाता है केप ऑफ गुड होप। क्यों गुड होप? क्यों? क्योंकि वहां पे एक आशा मिल गई इनको कि भाई ऐसा अच्छा एक रास्ता तैयार हो गया, पता चल गया कि एक बेटर चीज जो है हमें मिल सकती है, हम हो सकता है कि उस रास्ते में ईस्ट की तरफ जा सकती है। फिर यहाँ पर प्रॉपरली जो है अपनी सेना, अपनी सारे लोगों को कैप्टन बन के निकल के आता है वास्को डी गामा। तभी तो कहते हैं वास्को डी गामा, आपने सुना ही होगा नाम। इस व्यक्ति ने भारत की खोज करी थी। ऐसा नहीं कि कोई खोज करी थी, भारत तो पहले से ही था ना। खोज नहीं करी है, भारत तो पहले से चलता आ रहा था। उन्होंने रास्ता खोजा, उन्होंने रास्ता खोजा, उन्होंने कोई असल में भारत की खोज नहीं कर दी, उन्होंने रास्ते की खोज करी। तो यहाँ पर उन्होंने पूरा, वो पोर्चुगल के जो ये वास्को डिगामा कैप्टन है, वो पूरा केप ऑफ गुड होप तक आते हैं, वहां से लेकर के इंडिया आते हैं। और इंडिया में कौन से रास्ते पे आते हैं? वो सीधा दिल्ली नहीं आ जाते हैं, वो आते हैं इधर, इस इलाके में। इस जगह का नाम है कैलीकट। कैलीकट आज के समय के जो है केरला में पड़ता है, नाम है उसका कैलीकट। अब इसका नाम बदल दिया जा चुका है, कैलीकट का नेम जो है वो चेंज हो गया, अब है कोझीकोड। ठीक है, यहाँ पर कोजी कोड़े। ठीक है, अब वो नया नाम आ गया, ये है केरला के अंदर। तो इस तरीके से ये नया रास्ता डिस्कवर होता है। और अब इंडिया आने के लिए पोर्चुगल से आप साउथ अफ्रीका, केप ऑफ गुड होप, पूरा अटलांटिक ओशन कवर करोगे, अटलांटिक के बाद इंडियन ओशन जाओगे, इंडियन ओशन से पूरा अरेबियन सी क्रॉस करते हुए इंडिया के केरला तक वो पहुंच गए थे। और अंग्रेज को देख करके तो भाई हमारे लोग कुछ ज्यादा ही खुश हो गए थे। उनको लगा कि वाह भाई, क्या 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 लोग आ गए हमारे पास, सब खुश। ठीक है, तो जो कैलीकट का राजा हुआ करता था उसका नाम था जेमुरिन। वो कैलिकट के राजा जेमुरिन बहुत बेहतरीन रूप से खुश हो गए। खूब उन्होंने जो है उनको गिफ्ट देने शुरू कर दिए। जो आए थे वास्को डी गामा, खूब गिफ्ट दे दिए। और ये बात तो मेरे हिसाब से आप सभी लोग जानते होंगे कि केरला के अंदर स्पाइसेस बहुत मिलते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, ये स्पाइसेस जो है आपने सुना ही होगा कि भाई वो जो केरला है उसको स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, क्योंकि वहां पर जो मसाले हैं वो बहुत अच्छे से मिलते हैं, ब्लैक पेपर, कार्डमन, ये सब मसाले। तो वो मसाले खूब लेकर के गया है यहाँ से वास्को डी गामा। और यहाँ पे से जो मसाले वो लेकर के गया, वो उन्होंने अपनी कंट्री में 20 गुना प्राइस पे बेचे हैं। सोचो जरा कितना प्रॉफिट कमाया था उसने। ठीक है, तो बहुत फायदा हुआ उस पर्सन को यहाँ पे आके। ठीक है, और उसने ये कहा था मैं दोबारा आऊंगा, क्योंकि एक बार फायदा हो गया ना तो दोबारा भी आएगा भाई, पैसा किसको नहीं चाहिए। तो उसने ये चीज करी इस तरीके से। तो इस तरीके से पहली बार जो है पोर्चुगीज इंडिया में आते हैं। इन्हें पोर्चुगीज एक्सप्लोरर के रूप में जाना जाता है। बात समझ में आई? ठीक है, पोर्चुगीज एक्सप्लोरर का मतलब होता है जो कि पोर्चुगल से बिलोंग करता है, इंडिया में आया था, जो कि इंडिया में आने के बाद यहाँ पर काफी चीजें जो है वो अपने हिसाब से करना चाहता था। ठीक है, वो ट्रेड करने नहीं, वो सिर्फ ट्रेड करने आया, वो इसलिए नहीं आया कि उसको यहाँ पर आकर के रूल करना है, नहीं।
स्टार्टिंग में तो रूलिंग का था ही नहीं ना कुछ भी। पर इंडिया के लोगों में इतनी यूनिटी नहीं थी कि वो यहाँ पर जो है एक साथ यूनाइट होके बैठ सके, था ही नहीं, ऐसी यूनिटी नहीं थी इंडिया के अंदर। ठीक है, तो वास्को डिगामा कौन सी डेट को आया? 20 मई 1498 को। 1498 को बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, अक्सर पूछी जाती है, याद करनी है कि कब आया था। कहाँ पे आया था? जगह कौन सी थी? कैलीकट। कैलीकट कहाँ पर है? ये केरला में है, आज इसका नाम कोझिकोडे है, कैलीकट नाम चेंज हो चुका है। वेस्ट इंडिया पे आता है, ये देखो ये रास्ता, ये वेस्ट वाला, अरेबियन सी के पास जो वेस्टर्न में है, वहां पर आता है पहली बार। इसीलिए इनको सी रूट की डिस्कवरी का जो है फादर कहा जाता है। इन्होंने इंडिया की नहीं, इंडिया के लिए रास्ते की खोज करी। जैसे हम कहते हैं ना क्रिस्टोफर कोलंबस है, उसने अमेरिका की खोज करी थी। वो आना तो इंडिया चाहता था, पर वो वहां चला गया अमेरिका की तरफ। ठीक है, लेकिन जो वास्को डिगामा है वो पूरा इसमें यहाँ पे शामिल हो जाता है। ठीक है, वो पोर्चुगल जो है ना, उसकी कैपिटल, पोर्चुगल की कैपिटल क्या है? लिस्बन। लिस्बन वहां की कैपिटल है। वहां से 8 जुलाई 1497 को निकलता, और आप देखो करीब करीब उसको 1 साल से ज्यादा लग गया इंडिया पहुंचने में, देख रहे हो। 8 जुलाई 1497 को निकल रहा है, और उसके अगले साल 20 मई 1498 को इंडिया आके पहुंच रहा है। प्लान उसका पहले था कि अफ्रीका तक जाना है, ये केप ऑफ गुड होप तक, फिर वहां से आगे रास्ता निकालना है और खोजना है और आगे तक पहुंचने की कोशिश करनी है। ठीक है, ये था इनका पूरा तरीका करने का। तो यहाँ पे ऐसा कहा जाता है, इसकी कोई हमारे पास सबूत नहीं है, पर ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर एक गुजराती पर्सन रहता था साउथ अफ्रीका में, उसने जो है वास्को डिगामा को इंडिया के कैलिकट पहुंचने में हेल्प करी थी, ऐसा उसमें बोला जाता है। वहां पे कुछ जो है ना पर्सन्स रहा करते थे जिन्होंने उनको काफी ज्यादा हेल्प करी थी। और उसके बाद जो है वो मई में यहाँ रुकता है, और अगस्त 1498 को यहाँ से चला जाता है सिर्फ। ठीक है, अगस्त 14 अगले ही महीने चला जाएगा यहाँ से। और उसके बाद ये अगले साल जाकर के कहाँ पहुंच जाएगा? पोर्चुगल। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहली बात शुरुआत हुई। तो इसलिए जब ये बात बाकियों को पता चलती है, बाकी यूरोपियंस को, वो भी हो जाते हैं कि भाई अगर ये जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते। तो इस तरीके से जब एक आए तो और लोग आना शुरू हो गए। और पोर्चुगल सबसे पहले आई थी इंडिया में, देख रहे हो आप, सबसे पहली बार आ रही है, और सबसे लास्ट में जाएगी भारत से। छोड़ के नहीं जाएंगे ये लोग भारत से। देश अंग्रेजों से तो आजाद हो जाएगा, पर फिर भी वो पोर्चुगीज से आजाद नहीं होगा। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्यों, क्या किया था उन्होंने लास्ट में ऐसा? वो क्या छोड़ के नहीं जाना चाह रहे थे यहाँ? उनका मेन सेंटर इंडिया में कौन सा बन चुका था? उनका मेन सेंटर बना था आज गोवा। वो गोवा को छोड़ना ही नहीं चाह रहे थे। उनका यही हिसाब था कि हम गोवा को नहीं छोड़ेंगे। तो गोवा को बड़ा पसंद करते थे, इतना ज्यादा पसंद करते थे कि गोवा को तो उन्होंने कैपिटल बना दी। ठीक है, तो गोवा को जो उनका लगाव था ना, वो छोड़ के नहीं। ठीक है, हमारी आजादी भी हो गई, वो तब बाद में जाके छोड़ के जाएंगे 1961 में। ठीक है, और छोड़ के भी नहीं गए, लड़ाई लड़ी थी उनसे तब जाके तो छोड़ के गए। हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने यहाँ पर हमारी पूरी आर्मी को तैयार कराया था, और ऑपरेशन परफॉर्म हुआ था। नाम ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगी इंफॉर्मेशन आपके। ऑपरेशन विजय। ठीक है, ऑपरेशन विजय पोर्चुगीज के अगेंस्ट किया गया था, इंडियन गवर्नमेंट ने किया था, ताकि हम गोवा को वापस से ले सके। क्योंकि गोवा जो पोर्चुगीज थे ना, ना तो गोवा को छोड़ के जा रहे थे, ना ही वो दमन एंड दीव, सुना होगा ना ये आपने, एक यूनियन टेरिटरी है हमारी, गोवा तो हमारी स्टेट है पर दमन दीव हमारी यूनियन टेरिटरी है, उसको नहीं छोड़ के जाना चाह रहे थे। इस वजह से जो ये गोवा को आजाद कराया हमारी आर्मी ने, इसको हम ऑपरेशन विजय के नाम से जानते हैं। बात समझे सब लोग भाई? ठीक है, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, वो छोड़ के ही नहीं जा रहे थे, और हमको हमारा देश वापस चाहिए, हमको हमारे स्टेट वापस चाहिए। और गोवा तभी तो आज जो है थोड़ा सा मॉडर्न है, क्योंकि वहां पर पोर्चुगीज ने अपने हिसाब से काफी डेवलपमेंट्स कराई हैं। तो कर दिया भाई, तैयारी कर दी। हमारे प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डिफेंस मिनिस्टर वी के कृष्णा मेनन। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन आपको बताऊं, हमारे उस समय के डिफेंस मिनिस्टर वी के कृष्णा मेनन ने कहा था कि लड़ाई लड़के गोवा को हासिल करना पड़ेगा, वरना पोर्चुगीज छोड़ के नहीं जाना। ये इन्होंने ही सजेस्ट किया था, कृष्णा मेनन ने, ये काफी अच्छे फ्रेंड थे जवाहरलाल नेहरू के। ठीक है, तो उन्होंने सजेस्ट की थी ये बात। तो इस तरीके से ये लड़ाइयाँ शुरू होती हैं, और ज्यादा लंबा समय नहीं लगा, क्योंकि हमारा तो अपना ही देश था, हम तो फटाफट लड़ाई लड़के उनको अपना वापस कर लिया। पोर्चुगल तो बहुत दूर पड़ता है यहाँ से,
देखो गोवा से पोर्चुगल काफी दूर पड़ता है, तो उनको अपनी आर्मी बुलानी, नेवी बुलानी, एयरफोर्स बुलानी, उनको बहुत टाइम लग गया। पर हमारा तो अपना ही देश था, हमने तो आर्मी नेवी को तैयार किया, तैनात करा और आजाद करा दिया। तो हमारे लिए थोड़ा आसान पड़ा, क्योंकि हमारा अपना लैंड है ना वो, इसलिए। और जब ये लड़ाई हुई, आपको पता है एक बात, जब ये लड़ाई होके खत्म हो गई, हम जीत गए इस लड़ाई में, गोवा हमको मिल गया वापस, पोर्चुगल को जाना पड़ गया। तब उसके बाद बहुत सालों तक पोर्चुगल ने हमसे बात करनी छोड़ दी। इंडिया और पोर्चुगल के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हो गया। वो हमसे कोई ट्रेड नहीं करते, हमसे कोई भी एंगेजमेंट नहीं करते, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते। बहुत लंबे सालों तक तो हमारे बीच में कोई बातचीत ही नहीं थी, और कभी भी कुछ भी होता था तो हमारे अगेंस्ट जाता था पोर्चुगीज, इस बात से नाराज। पर फिर फाइनली जो है उन्होंने और हमने अपनी नाराजगी दूर करी, और फिर अब जो है थोड़े रिश्ते ठीक ठाक। और वैसे भी हम कुछ खास रिश्ते रखते भी नहीं है उनके साथ, बहुत दूर पड़ता, छोटी सी कंट्री है, कुछ ज्यादा रिश्ते हम रखते भी नहीं। ठीक है। तो ये जो है पूरा गोवा को आजादी के लिए होता है। मैंने आपको जो पूरी स्टोरी समझाई है, ये 19 दिसंबर जो है 1961 में हुआ था। इसलिए इस दिन जो है हम लोग, ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। ठीक है, एबीसी जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, ऑपरेशन विजय था इसका नाम। 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। इसलिए गोवा के लिए गोवा लिबरेशन डे 19 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसी दिन वो हुआ था कि हम लोग पूरी तरह से यूरोप से आजाद हुए। क्योंकि ब्रिटिश तो छोड़ के चले गए थे, पर फ्रेंच नहीं जा रहे थे। फ्रेंच पुडुचेरी को छोड़ के नहीं जा रहे थे, हम सिर्फ ब्रिटिशर से आजाद हुए थे, फ्रेंच और पोर्चुगीज से नहीं हुए थे। वो हम 1961 में जाकर के पूरे तरीके से आजाद हुए। वो लेट हुआ है जाके चीज, वो इतनी जल्दी नहीं मिला, वो लेट करके मिला था ये बात। ठीक भाई, समझे बात? पहले अब आप लोग, मैं यहाँ पे 2 मिनट रुक जाती हूँ। अब आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को यहाँ तक स्टोरी समझ में आई या नहीं। थैंक यू सो मच जिया। हाँ भाई, अब आप लोग जो है आप कह सकते हो, क्योंकि मैंने एक छोटा सा पोर्शन आपको अभी समझाया। मुझे सबका रिस्पॉन्ड चाहिए कि सबको क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। और ये डेट्स वगैरह सारी चीजें लिख लेना भाई। यस, जरगार इशफाक, ट्रेड के अलावा उस जो क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करी है, बहुत चीजें जो उन्होंने करी हैं, वो मैं आपको भी करवाऊंगी। वो तो अभी धीरे धीरे करके हम यहाँ पे समझने वाले हैं। वो तो आप मुझे थोड़ा टाइम दो, आपको सारी चीज समझ में आएंगी। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। आपको सबको समझ में आएगा। हाँ सलीम, मैं रिकॉल करवाऊंगी, एक बार रिवाइज कराऊंगी, वेट करो। चलो ठीक है, सबको क्लियर है, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो ये तो था भाई पोर्चुगल का आना। अब वापस से हम थोड़ा सा जरा एक बार कंटेंट पे आ जाते हैं, वरना वो स्किप हो जाएगा। सामने देखो भाई इस तरफ, सभी लोग कंटेंट की तरफ देखेंगे। देखो भाई, सामने देखोगे सब लोग। पोर्चुगीज सेलर बार्थोलोमोस डियाज आते हैं, क्या डिस्कवर करते हैं? केप ऑफ स्टॉर्म्स। बाद में केप ऑफ स्टॉर्म्स का नाम केप ऑफ गुड होप कर दिया गया था। ठीक है, उन्होंने डिस्कवर की केप ऑफ स्टॉर्म्स साउथ अफ्रीका में। उसी केप ऑफ स्टॉर्म्स का नाम चेंज करके केप ऑफ गुड होप रख दिया, क्योंकि भाई वहां पर होप मिल गई थी उनको इंडिया आने की। और उसके बाद फिर जो बार्थोलोमोस डियाज का रास्ता था, वो फॉलो करते करते वास्को डी गामा भारत में आया। और वो कहाँ पे आया? कैलीकट। कैलीकट, आप लोगों को जो पढ़ा है वो रिवाइज करा रही हूँ आपको। कैलिकट जो है वो केरला के अंदर है। ठीक है, केरला के जो जेमुरिन राजा थे, उन्होंने इनका स्वागत करा, बड़े खुश हो गए वो देख करके कि भाई कोई अंग्रेज हमारे यहाँ पर आया है। और वो इस बात को ना बड़ा प्राउड होके फील कर रहे थे कि भाई हमारे यहाँ अंग्रेज आए, और कहीं नहीं गया, वो मेरे पास आया अंग्रेज। तो उसको बड़ी मतलब इस चीज की खुशी थी, और उन्होंने बड़े गिफ्ट दिए, खूब पैसा, खूब गिफ्ट देना। पहले के टाइम पे होता भी था कि चलो भाई दूसरा पर्सन आया और मेहमान नवाजी के लिए तो भारत बहुत अच्छे से जाना चाहता है, हम हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी करते हैं भारत में। तो उस तरीके से उन्होंने खूब चीजें ना बांटनी शुरू कर दी। और उस समय जो है जेमुरिन थे, यहाँ पढ़ सकते हो इधर। तो यहाँ पर जब वो यहाँ से गए तो उनको 60 टाइम्स प्रॉफिट मिला, अपना जो उनका पूरा पैसा खर्च किया था उससे बहुत पैसा मिला उनको एक्स्ट्रा। तो बड़े वो भी खुश, वास्को डी गामा भी खुश। उन्होंने कहा मैं वापस भी आऊंगा यहाँ पर। लेकिन वो आते उससे पहले उनकी यहाँ पर जो है डेथ हो जाती है उनकी कुछ टाइम बाद ही। तो पोर्चुगीज की गवर्नमेंट को समझ में आ जाता है कि भाई इंडिया में ट्रेड करने का फायदा, भाई यहाँ पे करो ट्रेड और मिलेगा पैसा। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि हम यहाँ पर एक पोर्चुगीज की कंपनी बनाने वाले हैं। नाम रखा उन्होंने पोर्चुगीज ट्रेडिंग कंपनी। अब वो ट्रेडिंग कंपनी चलाएंगे तो यहाँ पर उनको एक हेड भी तो बनाना पड़ेगा ना उनको। वो कौन संभालेगा? किंग तो आएगा नहीं संभालने के लिए यहाँ पर। तो यहाँ पर पोर्चुगीज ने अपना ट्रेडिंग कंपनी में एक गवर्नर, और गवर्नर का नाम था फ्रांसिस्को डा अल्मेडा। क्या नाम था उसका? फ्रांसिस्को डा अल्मेडा।
नाम पूछा जाता है अक्सर इनका। ठीक है, फ्रांसिस्को डा अल्मेडा यहाँ पर आएंगे और वो भी वहीं रहेंगे, केरला के अंदर रहेंगे। ठीक है। हाँ, जैमुरिन ने परमिशन दिया था, बिल्कुल जैमुरिन ने परमिशन दी थी इस चीज की। और फ्रांसिस्को डा अल्मेडा ने ये चीज डिसाइड कर ली कि हम लोग अब यहाँ रहने वाले। ठीक है। तो मतलब उसको यहाँ संभालने के लिए, पूरी संभालने के लिए चीजें दे दी गई। तो पोर्चुगीज इस तरीके से बसे। आप देख रहे हो कि बसने का तरीका क्या है। ठीक है ना। तो और ये 3 सालों के लिए लगाए गए थे। स्टार्टिंग में ये बोला गया था कि 3 इयर्स के लिए पोर्चुगीज गवर्नर यहाँ पे रहेंगे। स्टेटमेंट बन सकती है एग्जाम में। 3 इयर्स का टेन्योर रखा गया था। बिल्कुल यहाँ पर ये बोला था कि भाई जो जितने भी यहाँ पर इनका ऑब्जेक्टिव ये था पोर्चुगीज का कि जितने भी मुस्लिम ट्रेड करते हैं ना, अरब लोग यहाँ पे इंडिया में ट्रेड कर रहे हैं, उसको डिस्ट्रॉय करो और अपना ट्रेड एस्टैब्लिश। ये इन्होंने डिसाइड किया। ठीक है। और प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा मिलता था इनको। तो इसलिए वो यहाँ पर आते हैं। फ्रांसिस्को कब आता है भारत? अभी वास्को डिगामा भारत से वापस चला गया। फ्रांसिस्को कब आया? 1505 से 1509 तक। टाइम पीरियड आप नोट कर सकते हो फ्रांसिस्को का। 1505 से 1509 तक वो यहाँ पर आता। ठीक है। करने की पूरी कोशिश करता है यहाँ पर, खूब काम करने की कोशिश करता है, पर उतना ज्यादा अच्छे से काम कर नहीं पाता। ठीक है, क्योंकि अभी शुरुआत ही हुई है ना, शुरुआत में तो इंसान बहुत अच्छे से कर भी नहीं पाता है। धीरे धीरे करके वो चीज आगे बढ़नी शुरू होती है। तो फ्रांस जो फ्रेंच है, इनके हमारे इंडिया में बहुत सारे जो है गवर्नर्स आने वाले हैं। तो आपको सारे नहीं पढ़ने हैं। मतलब 1961 तक गवर्नर्स ही गवर्नर्स हैं। हमारे एग्जाम में सारा नहीं दिया जाता है। और नहीं पूछे जाते एग्जाम में, तो आप उसको छोड़ सकते हो। आप सारे गवर्नर नहीं पढ़ोगे, जितना मैं आपको बताऊंगी 5 से 6 गवर्नर, वो आपको मेरे साथ पढ़ने हैं। उतना ही एग्जाम में आता है। और बुक्स जो है हमारी, उसमें बुक्स में भी उतना ही दिया गया, तो उतना ही याद करना है आपको। ठीक है। तो उतना ही याद करना, उतना ही बहुत है उसके अंदर। तो सबसे पहला गवर्नर था फ्रांसिस्को डा अल्मीडा। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी स्टार्ट करी। अब आप कहोगे मामी ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होता है? देखो भाई, ब्लू वाटर पॉलिसी जो है ये होती है कि कभी कल को कोई और नई शिप आ जाती। मान लो कि कोई और नई शिप किसी और यूरोपियन, क्योंकि इनको ये भी पता था कि अगर हम यहाँ पर अब ट्रेड करने के लिए आ गए हैं तो कल को ब्रिटिश भी भारत आएगा, कल को स्पेन भी आएगा। उनको पता था ये सब भी यहाँ पर आएंगे। तो उन्होंने क्या बोल दिया कि इंडियन ओशन में पूरा हमारा डोमिनेशन, और कोई कंट्री नहीं आ सकती यहाँ। उसे कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। जिसमें पोर्चुगीज ये बोल रहे हैं कि पूरे इंडियन ओशन पे हमारा यहाँ पर डोमिनेशन रहेगा। पूरे इंडियन ओशन पे किसका डोमिनेशन है? सिर्फ और सिर्फ इंडिया, उसका जो ये है ना, ये सारे पोर्चुगीज, सिर्फ उनका डोमिनेशन रखने के लिए बोल दिया गया। अब आप कहोगे कि वो डोमिनेशन रख रहे हैं, हमारे लोग क्या कर रहे हैं फिर? हमारे लोग क्या बेवकूफ बन के बैठे हुए जो वहां पे कुछ संभाल ही नहीं रहे और पोर्चुगीज आके क्या क्या चीजें करके जा रहे हैं? तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। हमारे लोगों ने इस चीज को फोकस ही नहीं करा कि हमें भी ध्यान देने की जरूरत है इस चीज पर। हमारे लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया उस चीज के ऊपर। ठीक है। तो ये सब चीजें जो है उस समय हुई थी, जिसकी वजह से उनको आसानी हो गई इंडिया में एग्जिस्ट होने। तो फ्रांसिस्को डा अल्मेडा ने अपना दिमाग लगाया, उसने ब्लू वाटर पॉलिसी स्टार्ट कर दी। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब होता है अपने पूरे रीजन के अंदर डोमिनेट करना। वो अपने हिसाब से चीजें करना चाहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले वास्को डिगामा, वास्को डिगामा के बाद यहाँ पर, ठीक है, वहाँ जो वास्को डिगामा है उसके बाद फ्रांसिस्को डा अल्मेडा है, फर्स्ट गवर्नर बन के वो इंडिया में आते हैं अपना रूल एस्टैब्लिश करने के लिए। ठीक है। और उन्होंने यहाँ पे आके क्या क्या करा? उन्होंने हमारी हिस्ट्री और कल्चर को पढ़ना शुरू करा। उनको भी बहुत ज्यादा जरूरत थी हमारी हिस्ट्री और कल्चर को पढ़ने की। उन्होंने भी हिस्ट्री कल्चर पे पूरा 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 फोकस किया। लेकिन उन्होंने क्रिश्चियनिटी भी स्प्रेड करी। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ हमारे लिए काम करने आए थे ना, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था हमारे लिए काम करने को। वो तो बल्कि इंडिया में आकर के अपनी क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करना चाहते थे। वो चाहते थे कि यहाँ के लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाए। अरे बहुत गलत गलत चीजें भी करी है उन्होंने। तो खैर वो भी हम पढ़ेंगे, एक एक करके शुरुआत करेंगे कि उन्होंने क्या क्या हमारे इंडिया में चीजें जो है वो नेगेटिव भी करी थी। ठीक है। हाँ, अच्छी चीजें भी खूब करी है। देखो भाई, उन्होंने हमें सिखाया है कि टोबैको, चिली, पाइनएप्पल, पोटैटो ये सब ग्रो कैसे करते हैं। हमारे लोगों को ग्रो करना नहीं आता था, ये उन्होंने सिखाई है इंडिया में आके। चलो अच्छी चीजें भी सिखाई है उन्होंने। ठीक है। इन्हें नहीं, जो फ्रांसिस्को है, इन्होंने ही गोवा को कैप्चर कर लिया था। कब कर लिया था? 1510 में। ठीक है। इन्होंने नहीं करा था, इसके आगे आने वाले जो है पर्सन ने किया था। ठीक है। तो अब ये आप फ्रांसिस्को में मत लिखो, रुक जाओ। इसको फ्रांसिस्को में सिर्फ एक ही चीज लिखनी है। 1505 से 1509 तक इनको अपॉइंट किया गया था। किंग चार्ल्स ने अपॉइंट किया था इनको।
ठीक है, अब गवर्नर यहाँ पर आए थे जिन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी स्टार्ट करा था, इतना याद करना है बस इसमें। फिर इनके बाद सेकंड पर्सन आते हैं। सेकंड पर्सन लिखो भाई, इन्हीं के जाने के बाद अगले पर्सन आते हैं, नाम है उनका एल्फोंसो डी एल्बर्किकी। थोड़ा नाम आपको अजीब लग सकता है, लेकिन पोर्चुगल नाम है तो ऐसे ही होने वाले। अल्फोंसो जी एल्बर्किकी, ये पर्सन इंडिया आते हैं। असल में जिसने जो एक्चुअली में काम करा है ना पोर्चुगीज के लिए, वो यही पर्सन है। इसने, क्योंकि सेकंड था, इसको थोड़ा मौका भी मिला काम करने का, तो इसीलिए कई बार इस पर्सन को बोला जाता है रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज इन इंडिया। क्योंकि इस पर्सन ने पूरी वो कोशिश करी है जो पोर्चुगीज की सरकार चाहती। ठीक है, क्या करा इसने? इसने इंडिया में बनाने शुरू करे शिप के सेंटर, कि हम लोग शिप्स यही बनाएंगे, क्योंकि नेवी पे इनका अच्छा हाथ हुआ करता था। हमारे भारत के लोगों का नेवी पे उतना अच्छा हाथ था नहीं। जो समुद्रगुप्त थे ना पहले, गुप्त एम्पायर के, उनका काफी अच्छा हुआ करता था, पर बाकियों का था नहीं कुछ अच्छा। इसलिए क्या हुआ, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि हम लोग यहाँ पर क्या बनाएंगे, शिप्स। तो शिप्स बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? शिप बिल्डिंग सेंटर्स। इन्होंने बोला कि भाई हम लोग शिप बिल्डिंग सेंटर बनाए। और इनको गोवा बहुत पसंद था, तो इन्होंने गोवा को कैप्चर कर लिया। गोवा कैप्चर्ड बाय अल्फोंसो इन 1510। तो कैप्चर किससे किया, किससे लड़ाई लड़ी? कोई तो रूलर पहले से ही होगा ना वहां पर, तो कौन था? भाई पर्सन का नाम लिख लो, सुल्तान ऑफ बीजापुर। बीजापुर जगह का नाम है। वहां का सुल्तान गोवा में भी राज करता था, तो उस उससे जो है ना, वो हासिल कर लिया था इन्होंने। अल्फोंसो से, अल्फोंसो ने, अल्फोंसो का टाइम पीरियड लिख लेना। 1509 से जब फ्रांसिस्को डाल मेरा चला गया तो अल्फोंसो आ गया। अल्फोंसो का 1509 से लेकर 1515 तक रहा, तो उसका टाइम पीरियड भी 6 साल का था। वैसे तो बनाना इनको 3 साल के लिए हुआ करता था, पर इन्होंने 6 साल रख दिया, इसको डबल बार रख दिया। ठीक है, ठीक है भाई। तो बीजापुर से उन्होंने गोवा को कैप्चर कर लिया। और इन्होंने एक अच्छा काम जरूर किया, जो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि ब्रिटिशर्स के आने की वजह से वेस्टर्न इन्फ्लुएंस तो भारत में आया, बट एक चीज बहुत अच्छी हो गई कि इंडिया में एक बहुत ही बुरी प्रैक्टिस खत्म हो गई, जिसका नाम है सती सिस्टम। इन्होंने सती सिस्टम गोवा में बैन कर दिया। किसी ने, अल्फोंसो ने स्पेशली गोवा में सती सिस्टम को बैन करके रखा, कि भाई अब सती नहीं हो। तो ये मेरे हिसाब से काफी अच्छी चीज हुई है, होनी भी चाहिए थी। क्योंकि इंडिया में तो बहुत प्रिवेल करती थी ये सिस्टम, अगर ये चीज रहेगी तो बड़ी मुश्किल हो जाती। ठीक है, सो इस वजह से अब क्या होगा यहाँ पर, कि सती सिस्टम को बैन कर दिया जाए। फर्स्ट टाइम बैन करने वाले सती सिस्टम को कौन थे, नाम याद रखिएगा, अल्फोंसो डी एल्बर्किक। नाम आप याद रख सकते हो। एंड दिस पर्सन वाज बेस्ड इन गोवा। गोवा में इस पर्सन ने किया था, पोर्चुगीज का गवर्नर था। ठीक है, तो अभी आप लोग इतना अच्छे से समझोगे, बिकॉज ये वाली सती, अच्छा जिसको सती नहीं पता मैं बता देती हूँ, जिस बच्चे को नहीं पता सती सिस्टम का। इसमें ऐसा होता है कि जो लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, जो सैनिक लड़ाई लड़ते हैं, या कोई भी और लड़ाइयाँ लड़ते हैं, या कोई भी एक ऐसा, अगर पति की डेथ हो जाती है, तो पत्नी को पति के साथ ही जला दिया जाता है। ये हिंदू मान्यता में सबसे ज्यादा हुआ करता था। ऐसा माना जाता था कि अगर पति नहीं है तो पत्नी जी के क्या करेगी। ठीक है, पत्नी का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो उसको भी साथ में जला, जिंदा जलाया जाता था। जिंदा होने के बावजूद भी अपने पति के साथ पत्नी को जला दिया जाता था, एंड इट वॉज वेरी कॉमन इन इंडिया। ये प्रैक्टिस जब से धरती चली आ रही तब से वो चीज चलती आ रही थी, और इसको खत्म करने वाले एक्चुअली में अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स थे, जिन्होंने इस पे बहुत फोकस किया। और हमारे इंडियन लोग, जिनका नाम है राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आपने सुने होंगे ये नाम। इन्होंने एक्चुअली में इस चीज को खत्म किया था इंडिया में, वरना आज भी जो फीमेल्स है ना, वो इस चीज का शिकार हो रही है। आज तो क्या है ना, कि विडो हो जाती है तो चलो उसको एक सिंपैथी की नजर से देखा जाता है। पहले तो सिंपैथी तो छोड़ो, फीमेल को इतना बुरा ट्रीट किया जाता था कि वो हमेशा व्हाइट कपड़े पहनेगी, कभी कोई कॉस्मेटिक मेकअप कुछ नहीं करेगी। एंड इससे भी बुरा, ठीक है, क्या हुआ, जला देते थे।
अगर जलाया नहीं गया तो उसको इतना बुरा ट्रीट किया जाता था, उसको अकेले कमरे में बंद कर दो, उसको साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखा जाएगा, वो अब इम्प्योर हो गई है, ऐसा बोला जाता था। इवन बहुत सी जगह पे तो ऐसा भी, आज भी कई जगह पे ऐसा होता है कि हस्बैंड की डेथ के बाद फीमेल का जो बाल होते हैं ना, हेयर्स, वो हटा दिए जाते हैं, उसको बॉल्ड कर दिया जाता है, खत्म, बाल ही कटवा दिए जाते हैं। ठीक है, वो ऐसा बोला जाता है कि अगर पति नहीं है तो साज श्रृंगार किसके लिए करना है, कॉस्मेटिक और मेकअप करना किसके लिए है, तो सब कुछ हटा दो। मतलब जो भी एक फीमेल में अट्रैक्टिव होते हैं, जैसे हेयर हो गया फीमेल में, जो कॉस्मेटिक्स का यूज करना हो गया, वो सब उससे छीन लिया जाता है, उसको कभी कोई बैंगल कोई भी कुछ भी मतलब करने नहीं दिया जाता। इसे कहते हैं सती सिस्टम। सती जो है, ये इसके पीछे माइथोलॉजिकल स्टोरी है, वो आप कभी और इसको देखना अलग से। हम माइथोलॉजिकल पे नहीं जाएंगे, हम लोग फैक्ट्स पे बेस पे बात करेंगे कि इंडिया में ये चीज हुआ करती थी। तो इस सिस्टम को, और अंग्रेजों के लिए या फिर पोर्चुगीज के लिए बहुत अजीब चीज थी कि यार ये क्या हो रहा है, यार हस्बैंड की डेथ हुई, फीमेल को भी साथ में जला रहे हो, यार ये क्या अजीब सी बात है। तो उन्होंने खत्म कर दी थी ये चीज। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ सभी लोगों को, यहीं तक हम आज के लेक्चर में करेंगे, बिकॉज ये टॉपिक यहाँ पे खत्म जो है, ये क्लास यहाँ पे खत्म होने वाली है, आप सामने टाइम देख सकते हो। तो आज की क्लास में जितना आपने पढ़ा है उसके बेस पर आप डेमो इसको कंसिडर कर सकते हो, और आपकी चॉइस है, एडमिशन लेना है आपने खुद पढ़ना है, जैसा आपकी इच्छा हो वो आप अपने हिसाब से सोचो। कोई किसी की जोर जबरदस्ती नहीं है, हमारी एक जिम्मेदारी थी एज अ टीचर आपको समझाना, बताना, नॉलेज प्रोवाइड करना। अब इसमें कैसा आपने करना है, कैसे बढ़ना है, अपना अपने आप पढ़ना है, कोचिंग से एडमिशन लेना है, या किसी फ्रेंड के साथ पढ़ना है, यूट्यूब से पढ़ना है, वो आपकी इच्छा है, वो सब आपकी ऊपर। ठीक है, बैच का प्राइस देखो यार, आपको 1 मिनट में आप सर को बोलती हूँ, बैच का प्राइस बता देंगे। यूनस सर अगर आप यहाँ पर हो तो बच्चों को एक बार बैच का प्राइस बता दीजिए, काफी बच्चे पूछ चुके हैं ये चीज। तो आप या तो लिख दो या आप अनम्यूट करके बता दो बैच का प्राइस। तो क्लासेस डेली रहेंगी। ठीक है, आप ये नंबर पे कॉल कर सकते हो, मैं आपको एक नंबर दे रही हूँ, उस नंबर पे आप कॉल करके जो भी आपको जो भी क्वायरीज हैं कि भाई क्या रहेगा क्या चीज है, वो आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हो। मैंने आपको नंबर शेयर कर दिया है, आप लोग चैट बॉक्स में देख लो। इस नंबर पे आप कॉल करो, हर चीज का इन्फॉर्मेशन आपको यहीं से। व्हाट्सएप करो उनको, ठीक है, या कॉल करके बात करो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, आप इससे बात कर सकते हो, पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन वही मिलेगी आपको, सारी बची कुछ इन्फॉर्मेशन वही रहेगी, प्राइस भी वही रहेगा। अरहान, आपको मैं बता रही हूँ, प्राइस वही बताया जाएगा आपको, आप उस नंबर पे कॉल करो, मैंने नंबर शेयर कर दिया। ठीक है, मेरी तरफ से आपको सारे नोट्स मिलेंगे, क्लासेस डेली मिलेंगी, डाउट सेशंस रहेंगे, करंट अफेयर्स की क्लासेस रहेंगी, तो मेरी